वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डीनी सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 10 चैप्टर प्रकाशिकी तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण क्या है इसको जाने थे। इसके लिए हम लोग गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न किए थे। आज हम लोग जानते हैं यंग का द्विस्लिट प्रयोग से। इसके लिए हम लोग फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे। फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने के बाद दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज के बारे में भी हम लोग यहाँ से जानेंगे। क्लियर? तो चलिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग के बारे में हम लोग जानते हैं। इससे पहले संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को आप लोग देखे थे, जिसके अंतर्गत में आप लोग देखे थे कि संपोषी के अंतर्गत जो प्रकाश तीव्रता की होती है वो आप लोगों का अधिकतम होती है, और विनाशी के अंतर्गत जो प्रकाश तीव्रता होती है वो आप लोगों की कम होती है। तो चलिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग के बारे में जानते हैं। सन 1802 में अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस यंग ने, ठीक है, थॉमस यंग है, ये एक साथ जुड़ गया है, थॉमस यंग है ये। क्लियर? सन 1802 में अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस यंग ने दो तरंगों से उत्पन्न व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया, जिसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। द्विस्लिट प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि दो यहाँ पर लिया गया था। तो सन 1802 में अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस यंग ने दो तरंगों से उत्पन्न व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग किया था, जिसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। जिसे यंग का क्या कहते हैं? द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि सन 1802 में अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस यंग ने दो तरंगों से उत्पन्न व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग किया था, जिसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। चलिए, तो इस यंग के द्विस्लिट प्रयोग के अनुसार हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग के माध्यम से हम लोग यहाँ पर इसकी विवेचना करते हैं। तो इससे पहले जो संपोषी था और विनाशी व्यतिकरण था, जिसमें संपोषी के अंतर्गत जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो अधिकतम हो जाती है, और जो आप लोगों के विनाशी व्यतिकरण होता है उसमें प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह न्यूनतम होती है, जो कि एक दूसरे में श्रिंग के साथ, गर्त के साथ एक दूसरे के साथ मिलते रहते थे। जब श्रिंग के साथ और गर्त के साथ मिलता है तब संपोषी व्यतिकरण बनता है। और लेकिन श्रिंग गर्त से मिलता है और गर्त श्रिंग से मिलता है तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर वो विनाशी व्यतिकरण को व्युत्पन्न करते हैं। क्लियर? तो इसी के बेस पे आगे बढ़ाते हुए जो फ्रिंज हमारे पास जो अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस यंग ने दो तरंगों से उत्पन्न व्यतिकरण की घटना को दर्शाने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था, जिसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन के बेस पे, गणितीय अवधारणा के बेस पे देखते हैं। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया था कि इसमें एक संकीर्ण स्लिट जो एक मौलिक प्रकाश स्तों से प्रकाशित होता है, इससे कुछ ही दूरी पर एक गत्ते में एक दूसरे के समांतर तथा बिल्कुल निकट दो अन्य स्लिटें S1 और S2 बने होते हैं। ये दोनों स्लिटें कलशबद्ध स्रोत की तरह कार्य करते हैं। इनसे कुछ ही दूरी पर एक पर्दा XY रखा होता है, जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप हमको प्राप्त करना रहता है। तो ये जो आप लोगों का जो व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ये ऊर्जा संरक्षण नियम के क्या होता है? अनुकूल होता है। ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होता है। तो पहले ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होता है, उसके बाद हम लोग इस चीज़ में आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जो संपोषी व्यतिकरण है आप लोगों का, संपोषी व्यतिकरण एवं विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देखे थे कि संपोषी के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देखे थे कि जो हमारा किक होता है वो इस तरीके से होता है भाई। देखिए ये आप लोगों का विनाशी के लिए होगा। चलिए इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से आता है। तो इसका जो सेकेंड है वो भी इस तरीके से आता है। श्रिंग से मिलता है, गर्त से मिलता है, फिर श्रिंग से मिलता है, फिर इस तरीके से आता है ये। ठीक है? ये यहाँ पर ये आप लोगों का गर्त है और ये आप लोगों का क्या है? श्रिंग। ठीक है? ये आप लोगों का प्रथम पहला है, ये आप लोगों का दूसरा है। ठीक है? संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत। और विनाशी के अंतर्गत क्या होता है? ये श्रिंग, ये गर्त, ये श्रिंग, ये गर्त, इस तरीके से एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? कैंसिल करते हैं। श्रिंग
ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, ये आप लोगों का विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ये विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत है आप लोगों का, और ये संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत है आप लोगों का, संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत है, ये आप लोगों का विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो संपोषी व्यतिकरण का होता है वो क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण के बेस पर अगर इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें श्रृंग से मिलते हैं, ये प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको क्या बढ़ा देती है, प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को, प्रकाश के प्रभाव को बढ़ा देती है, प्रकाश के प्रभाव को बढ़ा देती है, जिससे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जिससे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, प्रकाश के प्रभाव को बढ़ा देते हैं जिससे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत में क्या होता है भाई, विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत ये श्रृंग गर्त से मिलकर के, श्रृंग गर्त व गर्त श्रृंग से मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसमें मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को देखिए, मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, श्रृंग गर्त और गर्त श्रृंग से मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, जिससे प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, जिसे हम लोग विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं, जिसको हम लोग इसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण एवं विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत इस चीज़ को देखते हैं। संपोषी व्यतिकरण के अंतर्गत प्रकाश के प्रभाव को यह बढ़ा देती है, जिससे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और यहाँ पर श्रृंग गर्त श्रृंग से मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, जिसको भी विनाशी व्यतिकरण करते हैं। ये जो व्यतिकरण होता है भाई आपका संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, या ऊर्जा संरक्षण के नियम पे क्या होती है, अनुकूल होती है। तो यहाँ से देखते हैं व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होती है, व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होती है। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि संपोषी के बेस पे, संपोषी व्यतिकरण के बेस पे, संपोषी व्यतिकरण के लिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग आई के लिए मान लेते हैं संपोषी व्यतिकरण, मान लेते हैं P1 के लिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 आता है, ये आता है आप लोगों का। ठीक है, और एक और आता है जो दूसरा हम लोग देखते हैं, जिसके अंतर्गत विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत विनाशी व्यतिकरण इसके अंतर्गत P2 मान लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, दोनों के बीच में हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर I1 और प्लस I2 आता है, और यहाँ पर क्या आता है -2 अंडर रूट I1 I2 आता है। ये क्लियर।
अब यहाँ पर ये बीच में होता है, ये आप लोगों का प्लस के बेस से होता है दोनों, ये माइनस के बेस से होता है। तो यहाँ से हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल के बेस पे देखते हैं इनका परिणामी व्यतिकरण को I इक्वल टू, तो यहाँ पर होता है P1 प्लस P2/2। तो यहाँ से I का वैल्यू हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और यह होता है प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ये होता है माइनस प्लस के कारण ये कट जाएगा। I का वैल्यू हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2, तब ये I का वैल्यू हो जाएगा 2 हटेगा तो यहाँ पर बचेगा I1, ये आपका बटे में 2 होता है ना, I1 प्लस I2/2 होता है, 2 से करता है तो I का वैल्यू आ जाता है आपका I1 प्लस I2 के। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या होती है, अनुकूल होती है। तो इस चीज़ में आप लोग संपोषी के बेस पे देखते हैं भाई, इस चीज़ को संपोषी व्यतिकरण के बेस पे देखते हैं और विनाशी व्यतिकरण के बेस पे देखते हैं। जब व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या होते हैं, अनुकूल होती है, इसमें श्रृंग गर्त के साथ और गर्त श्रृंग के साथ जब मिलती है तब हमको विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। लेकिन जब श्रृंग से मिलता है, गर्त से मिलता है, तो ये प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको बढ़ा देती है, जिससे कि उसके प्रभाव के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जिससे हमको संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। लेकिन श्रृंग गर्त श्रृंग से मिल करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि हमको प्रकाश तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, जिसको हम लोग विनाशी व्यतिकरण करते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण दोनों मिलकर के ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है, जिसके क्या होती है, अनुकूल होती है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यंग के द्विस्लिट के प्रयोग के बारे में, यंग के द्विस्लिट के प्रयोग के बारे में हम लोग देख रहे थे। चलिए यहाँ से देखते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग के बारे में हम लोग यहाँ से देख रहे थे। फ्रेंच चौड़ाई के बाद हम लोग यंग के द्विस्लिट प्रयोग, यंग के द्विस्लिट प्रयोग हम लोग यहाँ से देख रहे थे। माना कि एस प्रतिरूप पर एस प्रतिरूप पर डी दूरी पर, कैपिटल डी दूरी पर ना, एस से कैपिटल डी दूरी पर, माना कि प्रतिरूप एस से डी दूरी पर एक पर्दा XY है, एक पर्दा XY है, जिस पर प्रतिरूप फ्रिंज प्राप्त करनी है, जिस पर प्रतिरूप फ्रिंज प्राप्त करनी है, प्रतिरूप फ्रिंज प्राप्त करनी है भाई, प्रतिरूप क्या प्राप्त करनी है, फ्रिंज फ्रिंज प्राप्त करनी है। माना कि प्रतिरूप एस से डी दूरी पर एक पर्दा XY, जिस पर प्रतिरूप फ्रिंज प्राप्त करनी है, इस बेस से। चलिए, तो यहाँ से डी दूरी पर है, तो यहाँ से क्यू से पी दूरी पर क्या है, पी क्यू की दूरी, जहाँ पी क्यू बराबर कितना है, जहाँ पी क्यू इक्वल टू है x तथा S1 और S2 की दूरी कितनी दिया गया है, d दिया गया है। जहाँ पर जहाँ क्या दिया गया, OS1 इक्वल टू हो जाएगा d/2 और OS2 इक्वल टू हो जाएगा d/2। क्लियर। चलिए, अब यहाँ से हम लोग O1P निकालते हैं भाई, O1P निकालते हैं। क्लियर। पहला क्या निकालते हैं, O1P निकालते हैं। यहाँ से O1P निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस बेस पे हम लोग निकालते हैं, O1P के बेस पे निकालते हैं भाई। पहला क्या निकालते हैं, O1P के बेस पे निकालते हैं। क्लियर। दो यहाँ से डायग्राम के बेस पे यहाँ से समझिए, तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग के बेस पे है। यंग ने एक एस पर प्रतिरूप लिया था, जिस पर डी दूरी पर एक पर्दा लिया है भाई, एक्स और वाई के बेस पे लिया था, पर्दे के माध्यम से, जहाँ पर हमको फ्रिंज चौड़ाई, हमको फ्रिंज प्राप्त करनी है, जहाँ से हमको, ठीक है, प्रतिरूप के रूप में। तो यहाँ से डायग्राम के बेस पे इस तरीके से ये लिया है। देखिए डायग्राम के बेस पे यहाँ पर ये S1 S2 जिसकी मूल बीच की दूरी d है, जहाँ से OS1 इक्वल टू d/2, OS2 इक्वल टू d/2 और P Q इक्वल टू x है। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं भाई OS1 या O1P O1P बराबर कितना हो जाएगा, O1P बराबर कितना हो जाएगा, PQ माइनस हो जाएगा O1Q
O1Q इक्वल टू PQ माइनस क्या हो जाएगा PQ माइनस क्या हो जाएगा OS1 बराबर हो जाएगा x माइनस D/2। ये आप लोगों का O1P का वैल्यू है। दूसरा हम लोग ज्ञात करते हैं, एक और क्या ज्ञात करते हैं RP। O1 के बेस पे है तो R के बेस पे ज्ञात करते हैं। O1P ज्ञात किए, अब RP ज्ञात करते हैं। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा x, और यहाँ से कि यहाँ की दूरी कितनी है, ये हो जाएगा x हो जाएगा, मतलब PQ हो जाएगा, PQ प्लस हो जाएगा, PQ प्लस हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से क्या है PQ प्लस हो जाएगा आप लोगों का O1R। ठीक है, तो O1P के बेस पे है ये। अब RP के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं, किसके लिए ज्ञात करते हैं, RP के लिए ज्ञात करते हैं। तो पहला इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, देखिए पहला S1P, पहला हम लोग ज्ञात करते हैं S1P। ठीक है, S1 PQ पर, फिर दूसरा ज्ञात करते हैं PS2R पर ज्ञात करते हैं। क्लियर, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं S2R RP बराबर देखते हैं। तो RP बराबर कितना हो जाएगा, RP बराबर RO1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा RQ हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा आप लोगों का O1Q के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो D/2 हो जाएगा और वहाँ से x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा PQ के बेस पे था आप लोगों का, PQ के बेस पे था यहाँ से, तो ये हो जाएगा O1Q। ठीक है, तो ये हो जाएगा PQ प्लस हो जाएगा O1Q था तो O1 हो जाएगा, O1R हो जाएगा, ये बराबर x प्लस हो जाएगा D/2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहला देखते हैं, पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर S1P, यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर देखते हैं पहला समकोण त्रिभुज इस बेस पे, यहाँ से ये वाले को देखते हैं S1PQ में देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज S1PQ में पहला हो जाएगा S1P का वर्ग, S1P का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग होता है, और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है, आधार का वर्ग, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा S1P का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, PQ का स्क्वायर कितना है, x का स्क्वायर है, और O1P का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो O1 क्या है, P है, O1P के बेस पे है नहीं, O1P के बेस पे है ये आप लोगों का, O1P के बेस पे है, तो S1 और यहाँ से हो जाएगा P के बेस पे, तो यहाँ तो सेम आपके इसी के बेस पे हो जाएगा। तो PQ का वैल्यू के बेस पे देखेंगे हम लोग, PQ के वैल्यू के बेस पे देखेंगे तो x के बेस में हो जाएगा ये। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा, इस पॉइंट से देखिए आप लोग, फिर से यहाँ से देखिए, इस चीज़ से यहाँ से देखिए। चलिए समकोण त्रिभुज S1PQ में पहला देखते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं। क्लियर, उसके बाद हम लोग सेकेंड में देखेंगे तो S1Q के दृष्टि से हो जाएगा। देखिए तो पहला S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, PQ का होल स्क्वायर प्लस S1Q का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर x है। तो यहाँ से हम लोग O1P के बेस पे निकाले हैं ना, O1P के बेस पे निकाले हैं, तो PQ के बेस पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, PQ का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आप लोगों को O1P है, O1P है मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों को O1P निकालेंगे तो O1Q धन Q के बेस पे हो जाएगा ये। क्लियर, और जबकि हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, O1P निकाल रहे हैं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं O1P, तो PQ के बेस पे कितना हो जाएगा ये आप लोगों का PQ का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोगों का, S1Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये आप लोगों का D स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस D/2 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर। क्लियर, इस चीज़ पर तो यहाँ पर जो वास्तव में जो दूरी था ये O1P की दूरी था ये x, O1P की दूरी था ये x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा O1P के बेस पे, O1
पी के बेस पे ये आपका हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पी क्यू की दूरी निकालते हैं भाई। देखिए यहाँ से वास्तव में हम लोग यहाँ से निकालते हैं पी क्यू के बेस पे हो जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए पी क्यू के बेस पे देखते हैं पी क्यू की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा O1P माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा O1P माइनस O1Q इक्वल टू हो जाएगा x माइनस d/2, ये हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग RP का वैल्यू निकाल रहे थे, तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा O1P हो जाएगा O1P यहाँ से आप लोगों का यहाँ से देखिए O1P हो जाएगा O1P प्लस हो जाएगा O1R मतलब x प्लस हो जाएगा d/2, ये था। तो पहला समकोण त्रिभुज S1PQ में हम लोग देख रहे हैं PQ का स्क्वायर प्लस S1Q का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आप लोगों का D का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इस चीज़ को देख रहे थे हम लोग S1P का स्क्वायर के बेस पे, तो ये D का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x माइनस d/2 का स्क्वायर। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको उल्टा करके। क्लियर, इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हम लोग जानते हैं भाई, अब दूसरा हम लोग समकोण त्रिभुज देखते हैं यहाँ से S2PR में देखते हैं दूसरा हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक और दूसरा समकोण त्रिभुज देखते हैं। दूसरा यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए इस चीज़ को समकोण त्रिभुज S2PR में यहाँ से देखिए अभी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, ये वाले की बात करते हैं भाई, ये जो है इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं अब यहाँ वाले की। क्लियर, चलिए तो पहला हम लोग ये चीज़ माने हैं। देखिए यहाँ से कि माना कि प्रतिरूप S से D दूरी पर एक पर्दा XY है जिस पर प्रतिरूप फ्रिंज प्राप्त करनी है, जहाँ O1P इक्वल टू एक्स तथा S1 S2 इक्वल टू D के बेस पे था। तो यहाँ से हम इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। देखिए तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा S2P का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा S2R का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा RP का स्क्वायर या PR का स्क्वायर, इसको कर सकते हो। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा D का स्क्वायर प्लस PR के बेस पे कितना हो जाएगा x प्लस d/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से इस चीज़ को घटाते हैं भाई हम लोग। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हम लोग यहाँ से घटाते हैं S2P स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ से हम लोग घटाते हैं समीकरण 1 व 2 से हम लोग इस चीज़ को घटाते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से 2 में 1 को घटाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा S2P माइनस S1P का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा D का स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा D का स्क्वायर है प्लस यहाँ पर हो जाएगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा D का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस xd प्लस D का स्क्वायर बाय 4 माइनस D का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये xd हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा D स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये यहाँ से कटेगा D स्क्वायर से कटेगा x स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या बचेगा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इक्वल टू xd 2xd हो जाएगा। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं S2P प्लस S1P a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है इक्वल टू कितना हो जाएगा 2xd। यहाँ से अगर इस चीज़ को निकालते हैं S2P के बेस पे S2P माइनस S1P इसका वैल्यू इसको निकालते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2xd बाय कितना हो जाएगा S2P प्लस S1P हो जाएगा। दोनों के बराबर हम लोग D मान लेते हैं कि माना कि जो पर्दे की चौड़ाई है S2P इक्वल टू S1P इक्वल टू D मान लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2xd बाय D प्लस D 2D हो जाएगा, 2 से कटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा xd बाय D, ये हो जाएगा। क्लियर, तो यंग के दूसरी प्रयोग के अनुसार से हम लोग यहाँ पर ये चीज़ मान कर चल रहे हैं कि माना कि प्रतिरूप A से D दूरी पर एक पर्दा XY है जिस पर प्रतिरूप फ्रिंज प्राप्त करनी है, जहाँ O1P इक्वल टू x तथा S1 S2 D के बेस पे OS1 d/2 OS2 d/2
के बेस पे है, तब हम लोग सर्वप्रथम क्या फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू के बेस पे इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। O1P माइनस O1Q इक्वल टू एक्स माइनस डी बाई टू, RP इक्वल टू O1P प्लस O1R इक्वल टू एक्स प्लस डी बाई टू के बेस पे। तो सर्वप्रथम हम लोग पहला लेंगे समकोण त्रिभुज S1PQ के बेस पे लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के लिए कि कर्णक वर्ग बराबर होता है लंबक वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है S1P का स्क्वायर इक्वल टू लंबक वर्ग PQ का वर्ग प्लस आधार का वर्ग S1Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा S1P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बेस पे होगा। क्लियर। सेकेंड के बेस पे देखते हैं समकोण त्रिभुज S2OP में, ठीक है, S2PR में, समकोण त्रिभुज S2PR में। तो S2P का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंबक का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर भी हो गया S2P का स्क्वायर इक्वल टू S2R का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा डी का स्क्वायर प्लस एक्स बाय डी प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम लोग हटा देते हैं भाई। तो LHS से घटेगा और RHS मतलब बायां पक्ष से घटेगा और आप लोगों का दायां पक्ष से घटेगा। तो यहाँ से हो जाएगा भाई S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। इसका विस्तार करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगी ये ए का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 से कट जाएगा, ab बचेगा प्लस बी का स्क्वायर, माइनस है तो ये चिन्ह बदलेगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा आप लोगों का प्लस के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, डी बाई टू का T2 के बेस पे एक्स डी के बेस पे हो जाएगा ये आप लोगों का प्लस के बेस पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इस चीज़ को देख रहे हैं, प्लस के दृष्टि से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग डी के बेस पे हो जाएगा, 2x डी के बेस पे हो जाएगा। चलिए अब आगे इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, डी बाई डी स्क्वायर बाय 4 के चीज़ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का क्या आ जाएगा, एक्स डी बाई टू के बेस पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से S2P का स्क्वायर बराबर 2x डी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर आ गया। अब दीप्त और अदीप्त के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को हम लोग। चलिए अब यहाँ से देखते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए देखते हैं भाई। दीप्त फ्रिंज के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है, ये दीप्त फ्रिंज के लिए देखते हैं। दीप्त फ्रिंज के लिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, दीप्त फ्रिंज के बेस पे यहाँ पर आप लोगों के पास दिया गया है एक्स डी डी होता है, एक्स डी बाई कैपिटल डी इक्वल टू एन होता है, एन 2n लेमडा बाई 2 होता है। ये आप लोगों का दीप्त फ्रिंज के बेस पे होता है। आप लोगों का किसके बेस पे होता है, दीप्त फ्रिंज के बेस पे होता है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो एक्स डी बाई डी होता है, तो n इक्वल टू हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं 1 2 3 4 5, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ से आप लोग रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से 1 रख देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स डी बाई डी इक्वल टू हो जाएगा 2n लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 2xd हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को 2 है 2n लेमडा कैपिटल डी हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2n लेमडा डी बाई कितना हो जाएगा 2d, ये कटेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा n लेमडा बाई डी बटे स्मॉल डी। ये आप लोगों का दीप्त फ्रिंज के बेस पे अभिष्ट व्यंजक रहेगा। ये आप लोगों का दीप्त फ्रिंज के लिए है, ये आप लोगों का दीप्त फ्रिंज के लिए है। ठीक है, ये आप लोगों के किसके बेस पे है, ये आप लोगों का दीप्त फ्रिंज के बेस के लिए है। ठीक है, और अदीप्त के बेस पे हम इस चीज़ को ज्ञात करते हैं भाई। अदीप्त के लिए वास्तव में क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। अदीप्त फ्रिंज के बेस पे हम एक्स डी बाय कैपिटल डी इक्वल टू होता है 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 के बेस पे होता है ये। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इस चीज़ के लिए इसका वैल्यू किस तरीके से होता है, एक्स डी बाई डी इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो यहाँ से फिर से हो जाएगा 2x डी इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा इंटू कैपिटल डी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा डी के बाय कितना हो जाएगा 2d, ये हो जाएगा।
आप लोगों का अदीप्त फ्रिंज के बेस पे। तो ये आप लोगों का दीप्त फ्रिंज था, ये आप लोगों का क्या था, अदीप्त फ्रिंज था। तो ये आप लोगों का दीप्त फ्रिंज के बेस पे इस चीज़ को देख लिए, और इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देख लिए, अदीप्त फ्रिंज के बेस पे हम लोग देख लिए। तो दीप्त फ्रिंज के लिए x/d/2 के बेस पे देख लिए, और इस चीज़ को हम लोग अदीप्त फ्रिंज के बेस पे देख लिए। तो दीप्त फ्रिंज के बेस पे हम लोग क्या देख लिए, x/d/d के बेस पे देख लिए। इस चीज़ को देखिए, दीप्त फ्रिंज का x/D के बेस पे हम लोग देख लिए 2n λ/2 के बेस पे, जहाँ पर n इक्वल टू नेचुरल नंबर रहेगा 1 2 3 4 5 के बेस पे, x/d पूरे बाय में d हो जाएगा 2n λ/2 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीप्त फ्रिंज के बेस पे आप लोगों का इस तरीके से आप लोगों का डेरिवेशन के बेस पे आएगा, और अदीप्त के लिए इस तरीके से आएगा। तो यंग के द्विसलिट प्रयोग से हम लोग जो फ्रिंज चौड़ाई के माध्यम से प्राप्त किए हैं वो दीप्त फ्रिंज के बेस पे किए हैं, अदीप्त फ्रिंज के बेस पे किए हैं। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग नेचुरल नंबर के बेस पे इन दोनों को 1 by 1 करके पुट कर सकते हो, जिसको हम लोग यहाँ पर किए थे, यहाँ पर यंग के द्विसलिट के प्रयोग पर यहाँ से हम लोग किए हैं। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर वही था जो हम लोग देखे थे, जब स्लिट को एस को एक मौलिक प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है, इसका तो थ्योरिकल जो चीज़ है, जब स्लिट एस को एक मौलिक प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है तो निम्नलिखित परीक्षण प्राप्त होते हैं। पहला परीक्षण प्राप्त होता है वो क्या है कि पर्दा एक्स वाई पर एकांतर क्रम में, पर्दा एक्स वाई पर एकांतर क्रम में जिस तरीके से इस तरीके से डेश था ना, में चमकीली और काली पट्टियां दिखाई देती है, इन्हें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। चमकीली पट्टी को हम लोग दीप्त फ्रिंज कहते हैं, काली पट्टी को क्या बोलते हैं, अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं, और एक साथ दीप्त और अदीप्त फ्रिंज को समूह को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं भाई, तो उसको व्यतिकरण प्रतिरूप बोलते हैं। एक साथ उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप बोलते हैं। तो जब स्लिट एस को एक मौलिक प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाता है तो निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। पर्दा एक्स वाई पर एकांतर क्रम में चमकीली और काली पट्टियां दिखाई देती है, इन्हें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं, जिसमें से प्रत्येक दीप्त फ्रिंज की तीव्रता एक समान होती है। एक समान होती है मतलब क्या होती है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि अधिकतम होती है। तो प्रत्येक दीप्त की, देखिए यहाँ पर प्रत्येक दीप्त फ्रिंज की तीव्रता एक समान मतलब क्या होती है, अधिकतम होती है। और थर्ड चीज में हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता भी एक समान लगभग क्या होती है, शून्य होती है। तो सेकंड चीज पे हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि प्रत्येक दीप्त फ्रिंज की तीव्रता एक समान होती है जो कि अधिकतम होती है, और प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता भी क्या होती है, एक समान, जो कि लगभग शून्य के बेस पे होती है। चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं भाई, चौथा नंबर के बेस पे हम लोग एक चीज को देखते हैं कि समस्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, समस्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 by 1 कि पर्दा एक्स वाई पर एकांतर क्रम में चमकीली और काली पट्टियां दिखाई देती हैं, इन्हें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। प्रत्येक दीप्त फ्रिंज की तीव्रता एक समान मतलब क्या होती है, अधिकतम होती है। प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता भी एक समान जो कि लगभग शून्य होती है। समस्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी दीप्त और अदीप्त फ्रिंज है उनकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए भाई, आपको एक समान होनी चाहिए। प्रत्येक दीप्त फ्रिंज की तीव्रता को भी एक समान होना चाहिए, प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता भी एक समान होना चाहिए, जो कि लगभग शून्य के बराबर। क्लियर। अब देखते हैं तरंग सिद्धांत से व्यतिकरण की व्याख्या, हाइगन के तरंग सिद्धांत के बेस पे। तरंग सिद्धांत से व्यतिकरण की जो व्याख्या है वो हाइगन के तरंग सिद्धांत से किस तरीके से है, इस चीज को देखते हैं। तो सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत एस से, तो इस सिद्धांत के अनुसार देखिए हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत एस से, ठीक है, प्रकाश स्रोत एस से प्रकाश तरंग के रूप में अर्थात श्रृंग और गर्त के रूप में, किसके रूप में, श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होते रहता है भाई, बढ़ते रहता है, मतलब बढ़ते जाता है। इन्हीं में क्रमशः बिंदुदार और सतत रेखाओं के चापों द्वारा, इन्हीं में बिंदुदार, ठीक है, इन्हीं में बिंदुदार और सतत रेखाओं के चापों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चापों द्वारा क्या किया जाता है भाई, इस चीज को प्रदर्शित किया जाता है। जबकि प्रकाश की यह तरंग, जबकि प्रकाश की यह तरंग एस और S1 और S2 पर पहुंचती है, ठीक है। जैसे कि यह प्रकाश स्रोत है, इस तरीके से आप लोगों का पहला S1 दूसरा S2 के बेस पे ये प्रकाश स्रोत इस तरीके से आप लोगों के प्रकाश पुंज की भांति इस तरीके से पहुंच रहे, तो ये बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं की स्रोत बन करके, द्वितीयक तरंगिका जो कि लिया हाइगन ने द्वितीयक तरंगों के बेस पे एक सिद्धांत दिया था ना, उसी के बेस पे आप लोगों के द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बनकर माध्यम में आगे की ओर, माध्यम में आगे की ओर, यहाँ से देखिए माध्यम में आगे की ओर इस तरीके से देखिए, ये श्रृंग तो ये गर्त, ये श्रृंग तो ये गर्त, ये आप लोगों का श्रृंग, यहाँ पर कितना है, गर्त है भाई, यहाँ पर भी क्या है आप लोगों का श्रृंग है,
तो यहाँ पर क्या है भाई आपका गर्त है। तो ये S1 और S2 पर पहुंचती है तो ये बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बनकर माध्यम में आगे की ओर श्रृंग और गर्त के रूप में तरंगे प्रेषित करती है। तरंगे क्या करती है, यहाँ से आप लोगों की प्रेषित करती है। ये तरंगे माध्यम में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। माध्यम एक दूसरे पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। अतः ऐसे बिंदु जहाँ पर श्रृंग, देखिए जो कि ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंग के रूप में जानते हैं। तो इस बिंदु पर, ऐसे बिंदु जहाँ पर श्रृंग पर तथा गर्त पर अध्यारोपित होते हैं। ठीक है, जहाँ श्रृंग पर, यहाँ पर देखिए अगर पहला श्रृंग पर, गर्त पर, फिर श्रृंग पर, गर्त पर, ठीक है, अध्यारोपित होती है तो वहाँ अधिक तीव्रता होती है। मतलब श्रृंग पर रहेगा, गर्त पर रहेगा, मतलब तीव्रता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। ठीक है, तो अधिक तीव्रता का निर्माण करते हैं। यह संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में होती है। यह किस व्यतिकरण की स्थिति में होती है, तो यह संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में होती है। और जब ऐसे बिंदु जहाँ पर श्रृंग गर्त पर करता है और गर्त श्रृंग पर अध्यारोपित होता है, और ऐसे बिंदु जहाँ पर श्रृंग गर्त पर और गर्त श्रृंग पर अध्यारोपित होता है तो वहाँ पर न्यूनतम तीव्रता का निर्माण होता है, जहाँ पर विनाशी व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये था यंग के दूसरे प्रयोग से हम लोगों ने फ्रिंज के बेस पे दीप्त और अदीप्त के लिए देखे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने तरंग सिद्धांत से व्यतिकरण की व्याख्या को देखे और हाइगन के तरंग सिद्धांत के बेस पे इस चीज़ को देखे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।